डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग जो है 3 लेक्चर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक के बारे में आपको अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में अप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। अप्लाइड फॉर्म में जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस होंगे और उसको समझ करके हम लोगों को इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद तब फिर उसमें मैक्स और मिनिमा के रूल्स को फॉलो कराना। मेहनत थोड़ी सी जो है कहने की जो है दिमाग लगाने की बात केवल आपके इक्वेशन बनने की बात होगी। अगर इक्वेशन बन जाता है तो फिर आप उसके मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा से संबंधित अप्लाइड फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में जो है मैक्सिमा और मिनिमा सरल करने के पहले, समझने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं, वो आपको समझ लेने अनिवार्य है, जो प्रीवियस कक्षाओं में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें से पहला है फॉर ए स्क्वायर, यानी वर्ग का अगर एक साइड x है तो उसका एरिया x स्क्वायर होगा, दैट मीन्स भुजा स्क्वायर होगा, और उसका पेरीमीटर परिमाप और एरिया क्षेत्रफल। तो पेरीमीटर कितना होगा, 4x होगा, यानी 4 गुणे भुजा, तथा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर ए रेक्टेंगल, किसी आयत के लिए अगर उसकी भुजाएं x और y हों तब उसका जो एरिया होगा, यानी दैट मीन्स क्षेत्रफल भुजा x गुणे y, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और उसका पेरीमीटर दैट मीन्स परिमाप जो होगा वो 2 × x + y होगा। ये सारी बातें केवल आपके क्वेश्चंस में अप्लाइड करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सोचना ना पड़े, इसी लिए सारे जो है टॉपिक्स रखे गए हैं। आप इसका शॉर्ट नोट ले सकते हैं और या इसी को कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है ट्राइपीजियम, समलंब के चतुर्भुज के बारे में आपने जाना भी होगा। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड जो है या इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस r, वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा, और जो उसका सर्कमफेरेंस, यानी दैट मीन्स क्या, सर्कमफेरेंस जो होता है वो परिमाप आप बोल सकते हैं या परिधि बोल सकते हैं, वो परिधि कितनी होगी, 2πr होगी। ठीक है, फॉर ए स्फीयर, एक गोला ले लिया जाए और उस गोले की रेडियस कितनी है, r है, तो जो गोले का आयतन होगा वो आप भी जानते हैं 4/3πr³, और जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा। क्या होगा, 4πr²। नेक्स्ट, फॉर ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक जो है लंब वृत्तीय बेलन होगा, लंब वृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो जो बेलन का आयतन होगा वो πr² होगा, और जो सरफेस होगा दैट मीन्स यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस जो होगा वो 2πrh + 2πr² होगा, जबकि कवर्ड सरफेस यानी दैट मीन्स जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, 2πrh होगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर ए राइट सर्कुलर कोन, अब बात आती है लंब वृत्तीय कोन की जिसकी ऊंचाई h है, स्लैंट हाइट, ध्यान दीजिएगा, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, वो कितनी मानी गई, l मानी गई, और रेडियस कितनी मानी गई, r मानी गई है। तो फिर उसका जो वॉल्यूम होगा दैट मीन्स आयतन होगा वो 1/3πr² होगा, एंड कवर्ड सरफेस दैट मीन्स वक्र पृष्ठ होगा πrl, एंड टोटल सरफेस दैट मीन्स संपूर्ण पृष्ठ होगा वो πrl + πr² होगा। ये इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, फॉर ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ऑफ एज मतलब जिसके साइड, जिसकी भुजाएं x, y और z हों, तब जो उस घनाभ का आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दैट मीन्स x, y, z होगा, एंड सरफेस जो उसका परिमाप कह लें, जो उसकी जो है आप कहीं ना कहीं सतहों के बारे में बात करें तो 2 × xy + yz + zx होगा। और क्यूब के लिए क्या होगा,
क्यूब की अगर एक साइड x है, एक लंबाई x है भुजा की, तो उसका वैल्यूम x स्क्वायर होगा और सरफेस एरिया होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है एरिया पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इतनी सारी बातें आपको जानने ज़रूरी है और आप विश्वास कर सकते हैं कि इन सारी बातों का आपके क्वेश्चन में यूज ज़रूर होगा और इसको आपको समझना भी अनिवार्य होना चाहिए। तो ठीक है, इसको आप शॉर्ट नोट ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अथवा कहीं आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और आज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर find two positive numbers x and y such that their sum is 35, and the product x square y power 5 is maximum। ठीक है, इसके सलूशन को देखते हैं। आइए प्रश्न को समझा जाए। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए, कौन कौन है वो, x और y हैं, सच दैट, इस प्रकार हैं ये कि देयर सम, उनका योगफल 35 है और जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर y पावर 5 ये मैक्सिमम है। जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, ये मैक्सिमम है। अब आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, दैट मीन्स प्रोडक्ट लेके चलते हैं। बातों को समझिए, जिसको मैक्सिमम दिखाना है उस प्रोडक्ट को लेके चलते हैं और उनके योगफल का फॉर्म हम उनके प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे। यही आपका अप्लाइड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रोसेस स्पष्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आप कहेंगे सिंस टू पॉजिटिव नंबर्स और x एंड y, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 एंड देयर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की चर्चा इन्होंने नहीं कहा कितना है, तो मान लिया गया एंड लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 5, ये प्रोडक्ट माना गया। p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 यानी प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर, इसी को मैक्सिमा दिखाना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चूँकि एक ही वेरिएबल में आपको काम करना है, जिसके लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सहारा ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 दिया है, जिसको भी आप चेंज करना चाहें यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप एक्स के पावर को छोटा देख करके चेंज करना चाहें तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 35 का मल्टीप्लाई, आपको एक वीडियो बताया गया होगा कि दो अंकों और 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में कैसे होगा। उस वीडियो को अवश्य देखें और उससे संबंधित अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे पेपर में आपके इस प्रकार के गुणात्मक प्रयोग जो है आसानी से लगेंगे। ये हो जाएगा 5, 2 बचेगा, 15 15 32 32 3 होगा, 3 3 9 9 3 12 हो जाएगा, 12 25 होगा, यानी 12 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70 वाई 2 ये भी होता है और ये हो जाएगा वाई पावर 5। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y के पावर आधार समान खाते जोड़ेंगे 7 माइनस 70 वाई पावर 6 और प्लस 12 25 वाई पावर 5, ये हो जाएगा p। क्या हो जाएगा
p हो जाएगा। इसका मतलब अगर dp अपान dy निकाला जाए, dp अपान dy 7 क्या हो जाएगा, 7 होगा। और ये जो आएगा आपका y पावर 6 माइनस 76 जा 420 और y पावर 5 होगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 1 जा 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा y के पावर 4। क्या हो जाएगा, y के पावर 4। आप चाहें तो 7 यहाँ से आप जो है आप यहाँ से जो है इसको कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 6125 क्या 7 से डिवाइड होगा, 7 से अगर डिवाइड होता है तो 8 जा 56 हो जाएगा, और यहाँ 5 बचेगा 2 होगा, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49 होगा, और ये आएगा 3 5 और 7 5 जा 35। यानी हम लोग 7y के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। y स्क्वायर माइनस यहाँ जो बचेगा वो 60y बचेगा, और यहाँ से आपका जो बचेगा प्लस 875 इतना बच जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब हो गया, आप कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ p with respect to y is equal to 0, that means 7y power 4 y square minus 60y plus 875 is equal to 0. It is implies that y is equal to 0, and अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा जो y का मान मिलेगा वो y का मान आएगा 25, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप जो है y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 25। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 25 मिलेगा। ठीक है, अगर ये y इज इक्वल टू 25 मिलेगा तो फिर आप जो है यहाँ से काम कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो यहाँ जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 42 हो जाएगा, 42 होगा, y पावर 5 बनेगा, और माइनस यहाँ 0 होगा, 5 2 जा 10 होगा, 5 4 जा 20 और 21 हो जाएगा y के पावर 4, और प्लस यहाँ जो होगा 4 5 जा 20 होगा, और 4 2 जा 8 10 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 5 होगा, 4 6 जा 24 होगा, y क्यों कह रहा है। ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है कोई दोनों मैक्सिमा भी ना हो और मिनिमा भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एडिशन उनका ऐड हो 35 विषम संख्या है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई संख्या मिल जाए जो ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y एट x y इज इक्वल टू कितना 25 y इज इक्वल टू क्या 25। अगर आप 25 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 10 ये मिल जाएगा आपका, जो यहाँ से मान मिलेगा वो आप सलूशन जब आप निकालेंगे तो जो भी इसका मान आएगा उस मान को अगर इस पे जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और y के पावर जो 5 होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी यहाँ से ये जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 0 होगा। आप सॉल्व करके देखेंगे ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब एट y इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको 25 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है मान बताएंगे।
और आप कह सकते हैं एट वाई इज इक्वल टू, या इसी को सेंटेंस पूरा कर दीजिए, एट वाई इज इक्वल टू 25 एफ एक्स विल बी मैक्सिमा एंड एट एक्स इज इक्वल टू 25 वाई इज इक्वल टू 25 एक्स इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। एक्स इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 10। इस प्रकार से आप केवल जो है इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अगर इक्वेशन बन जाता है तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सम ऑफ द लेंथ, इफ द sum of the length of the hypotenuse and a side of a right angled triangle, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा का योगफल क्या है? इज गिवन, दिया गया है। बातों को समझिएगा। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण एंड अ साइड और एक भुजा का जो सम ऑफ है वो दिया गया है, तो कहा जा रहा है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, जो उसका एरिया होगा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 5/3 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा तथा कर्ण का योग दिया गया है, तो क्या दिया गया हमको ये नहीं पता है, तो हम कहेंगे लेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse इज इक्वल टू, चलिए बना ही दिया जाए, ये दिया गया ABC। ठीक है, तो हाइपोटेनियस और एक भुजा का वर्ग दिया गया। तो चलिए मान लेते हैं कि x है और ये y है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो हाइपोटेनियस है वो आपका हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है, या आप चाहें तो इसको मान लें x और इसको मान लिया जाए y। ठीक है, अगर इनको x और इनको y मान लिया जाए तो आप जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा y। हाइपोटेनियस क्या होगा? y होगा एंड अ साइड AB इज इक्वल टू दिया गया x। AB इज इक्वल टू क्या दे दिया गया? x दिया गया। ठीक है, अब आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
लेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए जो इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये हाइपोटेनियस का मान दिया गया था। और कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 बेस कितना होगा, आप बताइएगा बेस कितना होगा। तो आपको पता है कि जो बेस होगा वो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइट आपकी कहीं ना कहीं एक्स का फॉर्म होगा, इसका मतलब हाफ हो गया। और यहाँ से देखें तो वाई स्क्वायर का मान चेंज किया जा सकता है, और वाई स्क्वायर का मान चेंज अगर किया जाए तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का मान होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। वाई स्क्वायर मतलब ए माइनस एक्स होगा, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करें तो 1/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाफ a स्क्वायर एक्स माइनस 2ax स्क्वायर। ठीक है, ये मिला क्या एरिया। ठीक है, अब एरिया का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने पहले ए मान लिया है तो ए को हटा देते हैं, हम लोग मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं पी। अगर पी मानते हैं तो ए की जगह पे पी हो जाएगा, ए की जगह पे पी हो जाएगा, ए की जगह पे पी हो जाएगा, ए की जगह पे पी। सुविधाओं के लिए थोड़ा सा सुविधा मिले ऐसे आप कहेंगे ए इज इक्वल टू, इसका मतलब डी ए अपान पी करेंगे क्या एक्स करेंगे, आप बताएं। पी कांस्टेंट है तो पी को तो नहीं रखा जाएगा, डी ए अपान डी एक्स होगा, तो हाफ ये हो जाएगा। पी स्क्वायर एक्स का केवल पी स्क्वायर होगा माइनस 4p एक्स होगा, माइनस क्या होगा 4p एक्स होगा। आप कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0, देन इट इज क्लियर दैट हाफ पी स्क्वायर माइनस 4p एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4p एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पी बाई 4, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई 4। अब देखें नाउ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ है, सेकेंड डेरिवेटिव हाफ बाहर हो जाएगा, पी स्क्वायर का 0 होगा माइनस 4p होगा, यानी 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा 2p हो जाएगा, जो कि लेस देन क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू पी बाई 4 जो एरिया होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम होगा। कब? जब उसकी भुजा p बाई 4 होगी। क्या होगी? p बाई 4। आपको ज्ञात क्या करना था कि ट्रायंगल जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा कब? जब एंगल बिटवीन दम, उन भुजाओं के बीच का कोण, किस भुजाओं? हाइपोटेनस और जो भुजा आपने लिया है उस भुजाओं के बीच का कोण, यानी कि हमको x और y फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर x और y फाइंड आउट करना है तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके,
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू पी माइनस एक्स अर्थात p माइनस पी बाई फोर अर्थात 3p/4 क्या मिला, ये y मिल गया। ठीक है, इसलिए कोण A बराबर, अगर कोण A की बात करें और कोण A में हमारा जो मान होगा वो साइन A ले लीजिए। क्या ले लीजिए, साइन A, और नहीं आप ले लीजिए कॉस A। क्यों कॉस A? कोण के सामने की बुलालम यानी ये आधार और कर्ण, और आधार और कर्ण में संबंध कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो x का मान कितना आया, p/4 अपान y का मान कितना आया, 3p/4। 4 से 4 कैंसल, p से p कैंसल, 1/, क्या आया, 3 आया। क्या आया, 1/3 आया। ठीक है, ये 1/3 कैसे होगा, यहाँ से देखें, यहाँ से आपका जो मान मिलेगा वो ये हाफ जीरो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4px हो जाएगा, और 4px, p से p कैंसिल, x इक्वल टू p/4 मिलेगा। x इक्वल टू p/4, यहाँ से देखें y इज इक्वल टू p माइनस एक्स, p माइनस p/4, p में से p गया 3p/4, और 3p/4 दैट मीन्स p/4 अपान 3p/4, और p अपान 3p/4 यानी 1/3 मिला। इसका मतलब अगर देखें तो यहाँ से जो मान मिलेगा वो मान, इसलिए cos A इज इक्वल टू क्या मिला, 1/3। आपको चाहिए था क्या, π/3, cos कितने, cos π/3 का मान यानी 61/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1/2। तो चलिए एक बार और चेक कर लिया जाए, यहाँ से x प्लस वाई का मान दिया गया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाफ पी माइनस एक्स स्क्वायर, पी माइनस वाई का मान रखना है तो p माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आपका रहेगा एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर एक्स माइनस 2px स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ करते हैं तो फिर आपका जो मान होगा, यहाँ से आप कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ये 0 होगा, तो p फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, पी स्क्वायर माइनस 4px हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम 0 होगा, हाफ पी स्क्वायर माइनस 4px इज इक्वल टू पी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आपका जो मान मिलेगा वो p/4 मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ जब आप y जो है सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो p स्क्वायर का हो जाएगा 0, p स्क्वायर का क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो मान मिलेगा 4p हो जाएगा, यानी कि जो है माइनस 2p 0 होगा। x इक्वल टू p/4, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू p/4। अब x इक्वल टू p/4 अगर रखा जाए तो p माइनस p/4 3p/4 होगा। ठीक है, तो जो है देखें, अगर आप चित्र को देखें एक बार तो हाइपोटेनियस y है। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपने x माना है, तो यहाँ थोड़ी सी आप सुधार करें, जो इसका BC होगा रूट में होगा, तो आप चाहे BC को रूट लिखें या आप ऐसा करें कि इसको लगा दें आप रूट, और रूट हटाने के लिए आप a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्म ले सकते हैं। रूट हटने से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप रूट स्क्वायर लगा देते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा आपका 1/4
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 1/4, क्या होगा 1/4 होगा। और 1/4 होने के साथ साथ यहाँ से जो मान मिलेगा वो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और 2p(x³ होगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। और a स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2a dA/dx मिलेगा और यहाँ होगा 1/4। और जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर x माइनस 6px², ठीक है। आप उसके बाद d यहाँ से लिखेंगे क्या, dA/dx, और ये भी अपान में, ये आपका चला जाएगा अपान में, तो अपान में जाने की वजह से डी आपका ए भी 0 की तरफ जाएगा। और जब ये 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो मान आपको मिलेंगे वो मान मिलेंगे 2p स्क्वायर x = 6px²। यहाँ से एक x कटेगा, एक p कटेगा और 2 3 जा 6 बनेगा। इसका मतलब जो यहाँ से मान आएगा x = p/3 आएगा। क्या आएगा, p/3 होगा। और जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें, वहाँ से एक साइड मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप यहाँ से देखें तो इसको 8 बना देने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा या आप रहने दें a इंटू, यहाँ देखें अगर आप डेरिवेटिव करें तो dA/dx का होल स्क्वायर बनेगा, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और प्लस के साथ a जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x होगा। और यहाँ से जब आप करेंगे तो 1/4 होने के साथ साथ 2p स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा px होगा, ठीक है। अब देखिए dA/dx क्या होगा, एट x p/3 पर, p/3 पर dA/dx क्या होगा, इसको देख लें। p/3 पे यहाँ करें तो p/3 करने से जो मान मिलेगा वो क्या होगा, p/3 करने p³ 2p³/3 हो जाएगा। यहाँ p/3 यानी हो जाएगा कितना, p²/9 होगा, p³ होगा और 2 3 जा 6, ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ देखें कि जो आपको एट x = p/3 पे मिलेगा वो dA/dx = 0 मिलेगा। श्योर हो गया। और जब आप मान रख के आफ्टर सॉल्विंग करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग, तो जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट x होगा, जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a और विद रिस्पेक्ट x होगा, उसका जो मान आएगा, उसका मान आना चाहिए -k²/4a। क्या आना चाहिए, -k²/4a होगा, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एट x = p/3 जो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस, और उसके साथ साथ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y = जो होगा वो होगा आपका p - p/3, दैट मीन्स 3p 2p/3 होगा। क्या होगा, 2p/3 होगा। और अगर ये 2p/3 है तो cos a बराबर हो जाएगा x/y, दैट मीन्स x का मान p/3 और 2p/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, p से p कैंसिल होगा, 1/2 बचा। और cos a = cos π/3, दैट मीन्स a = π/3। कोण a कितना आएगा, π/3 आएगा। इस प्रकार से थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके प्रश्नों को सलूशन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करा सकती है, तो इसको केयर करके थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करें तो आसान लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रश्न है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, प्रश्न है द कंबाइंड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 3, द कंबाइंड रेजिस्टेंस और ऑफ टू और
of two registers R1 and R2, R1 and R2, ठीक है। जहां पे जो R1 R2 है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इज गिवन बाई किस प्रकार से दिया गया है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, जहां पे C कांस्टेंट है, सो दैट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, so that the maximum resistance R is obtained by choosing R1 is equal to R2, यानी कि जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी योगात्मक प्रतिरोध, कंबाइंड मतलब मिला हुआ दो प्रतिरोध के जो कंबाइंड दो प्रतिरोध का जो कंबाइंड फॉर्म है वो R माना गया है, और वो दोनों जो प्रतिरोध हैं वो R1 और R2 हैं, ठीक है। तो और किस प्रकार से उनके संबंध को दर्शाया गया? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज अ रिलेशन ऑफ R1 एंड R2। इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, दोनों प्रतिरोधों का योग कोई कांस्टेंट हो जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा R कैसे प्राप्त होगा? जब R1 इज इक्वल टू R2 होगा तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R2 हो गया, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C हो गया, एंड क्या हो गया? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं, 1/R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 अपान R1 R2 दिया गया। 1/R1 प्लस R2 क्या है? C अपान R1 R2 दिया गया। अब आपके पास R1 R2 है, तो चलिए, और R इज इक्वल टू, इट इज इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू R1 R2 अपान C। दैट मीन्स R1 है तो R1 R2 को लिख सकते हैं आप C माइनस R2 अपान C लिखा जा सकता है। इसका मतलब R1 C माइनस R1 R2 अपान C लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, जो R होगा, अगर R1 को कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस R2 बाई C मिल रहा है। 1 माइनस क्या मिल रहा है? R1 को कॉमन लेने पर 1 बाई R1 अपान C मिल रहा है, R2 अपान क्या मिल रहा है? C मिल रहा है, ठीक है। समझ आई बात है? R1 को अगर आप किसको चेंज किए, अच्छा सॉरी, R2 को आपने चेंज किया तो C माइनस R1 होगा। क्या होगा? R1 यानी दैट मीन्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही रहने दें, यहाँ से जो मान मिलेगा वो R1 माइनस R1 स्क्वायर बाई C प्राप्त होगा। अब देखें, इसलिए dr अपान dr1 क्या मिलेगा? यहाँ से 1 माइनस 2r1 अपान C प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dr अपान dr1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस 2r1 अपान C इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लॉइज दैट 2r1 अपान C इज इक्वल टू 1, तो R1 इज इक्वल टू C बाई 2 प्राप्त होगा। R1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? C बाई 2 हो गया। नाउ
आगे क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r1 इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा -2/c लेस देन 0 हुआ। सो एट r1 इज इक्वल टू c/2 जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस R will be maximum, ठीक है। सो या therefore, अब therefore देखें, since R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C है और R1 इज इक्वल टू C/2 मिला, तो C/2 प्लस R2 इज इक्वल टू C, R2 is equal to C minus C/2, that means C/2. It is implies that R1 is equal to R2. ठीक है, इसका मतलब अगर हम जो है R1 और R2 को बराबर कर दें तो जो उसका तुल्य प्रतिरोध है, कहने का मतलब R, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहा होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, सो दैट ऑल द rectangle, so that all the rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area, the square has maximum area। कहने का मतलब क्या हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। एक क्या होगा, वर्ग होगा। ये सिद्ध करना है कि कोई एक वृत्त है, इसके अंदर मैक्सिमम आयतन क्षेत्रफल का एक क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ये रेक्टेंगल है वो एक आयत है। क्या है, एक आयत है। ठीक है, आपको पता है किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। तो आप कहेंगे लेट अ सर्किल COR inscribed a rectangle ABCD such that AB is equal to 2x and BC is equal to 2y। ठीक है, then in right angle triangle AOM AM बराबर x, OM बराबर y एंड AO बराबर r।
ठीक है। इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब आप देखें, आपको कहना था क्षेत्रफल, क्या कहना है, क्षेत्रफल की बात करनी है। इसलिए और जो एरिया होगा ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू 2x इंटू 2y, दैट मीन्स 4xy। क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू जो होगा वो 4x होगा और y कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डी ए अपान डी एक्स जो होगा, अगर 4 निकाल लिया जाए बाहर तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर होगा -2x। ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स। 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है। और ये बचेगा कितना, -x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2, यानी x बराबर आर अपान रूट अंडर 2। एक्स बराबर क्या मिला, आर अपान अंडर रूट 2। 9। अगला क्या करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, डी अपान डी एक्स 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो 4 तो रहेगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म लगेगा। तो आप कहेंगे डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का 0 माइनस 4x माइनस नॉमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा -2x अपान 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान में कितना होगा, इसका स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है। फिर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं। और यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा x इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद ये माइनस लगेगा, 4x होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। क्या होगा, 3/2 होगा, वो dA2 अपान dx2 है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको कह रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, तो सॉल्व करने पर आएगा -16 जो 0 से छोटा होगा। सॉल्व करके आप देखेंगे -16 जो 0 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एट एक्स इज इक्वल टू आर अपान रूट 2 जो एरिया होगा ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम होगा। ठीक है। व्हेन एंड कर ले। अब ये मैक्सिमम तो होगा, आपको दिखाना कि ये क्या है, आयत है यानी वर्ग है, तो यक्स का मान यहाँ रखा जाए। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 2 प्लस वाई स्क्वायर।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान 2, इसका मतलब r स्क्वायर अपान 2, इसका मतलब y इज इक्वल टू r अपान अंडर 2। सिंस x बराबर y, इसका मतलब 2x बराबर 2y। इसका मतलब अगर जो आपने रेक्टेंगल माना है ABCD, इनके साइड आपस में बराबर हैं। इससे क्या पता चलता है कि इनके साइड आपस में बराबर हैं। दस ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, यानी किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो क्या होगा, अधिकतम क्षेत्रफल का जो आयत होगा वह एक वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, so that the surface area of a closed cuboid with square base as given volume is minimum when it is cube। क्यूब। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रश्न का तात्पर्य ये है कि किसी क्यूबाइड, क्लोज्ड क्यूबाइड मतलब घनाभ, कोई घनाभ है, उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, विद स्क्वायर बेस, यानी उसका आधार कैसा, क्यूबाइड का आधार जो है वो वर्ग के आधार का है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा जब पूरा का पूरा वो क्यूब हो जाए, पूरा का पूरा क्या हो जाए, इस क्यूब हो जाए। इसका मतलब कोई क्यूबाइड ऐसा है जिसका आधार एक वर्ग जैसा है, आधार एक वर्ग जैसा है। जैसे मान लेते हैं ये भी आपका एक क्यूबाइड है, ये सेल आपका एक क्यूबाइड मान लिया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो आधार है वो कैसा है, वर्ग जैसा है। तो आप कुछ ऐसा मान लें, तो सपोज दैट इसका आधार एक वर्ग है और ये भी एक क्यूबाइड का काम कर रहा है। ठीक है, इस सेल का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड क्यूबाइड है जिसका जो बेस है वो क्या है, एक स्क्वायर जैसा है। तो इसका आयतन आपको मिनिमम दिखाना है कब, जब पूरा का पूरा ये क्या हो जाए, क्यूब हो जाए। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं। तो आपको करना क्या है, क्यूबाइड का ऐसा वॉल्यूम आपको लेना है जब उसके आधार एक वर्गाकार रूप में हो, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में किन्हीं दो को बराबर कर लेते हैं, x और y को बराबर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर इंटू वाई मिलेगा, x स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, x स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब वॉल्यूम को मैं आपको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो यानी दैट मीन्स वॉल्यूम को लेके चलना पड़ेगा। और जो इसका सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया आपको पता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसी में जहाँ एक्स वाई की बात आएगी उसको आप बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लें और यहाँ से भी एक्स जेड 2xz कर सकते हैं। इसका मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xz के रूप में आप फॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप x का मान ले आके यहाँ रख सकते हैं और इसके जो वॉल्यूम को आप मिनिमा दिखा सकते हैं
टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप ज़रूर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक आपको पहले बता दिया गया है, क्यूबाइड को एक बार देख लीजिएगा फार्मूला, हो सकता है कहीं से आप फार्मूले को स्पष्ट और कर ले जाएं, उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न आपके सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रश्नों को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। अभी अप्लाइड मैक्सिमा मिनिमा में बहुत से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसको भी बताना अनिवार्य है। तो भाई लेक्चर जो है क्रम में, अलग अलग लेक्चर के रूप में अभी एक आध लेक्चर में हम लोग अप्लाइड मैक्सिमा मिनिमा ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं और चैनल से जुड़ने के लिए वहां से जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं।